हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अंकित भैया और एक बार फिर आप सबके लिए लेके आया हूं क्लास 9 एसएसटी का एक और बहुत ही मजेदार चैप्टर अर्ली ह्यूमंस एंड द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। और भाई इस चैप्टर के बाद अपने एसएसटी के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, शायद एक या दो चैप्टर बचेगा और उसके बाद हम शुरू करेंगे एसएसटी का रैपिड रिवीजन। शायद कल या परसों से तुम्हें एसएसटी का रैपिड रिवीजन भी देखने को मिल जाएगा। तो जो चैप्टर तुम्हें पढ़ना है चैनल पर जाओ, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप वो चीज पढ़ सकते हो। फिलहाल के लिए अभी के लिए ये वाला चैप्टर शुरू करते हैं। और शुरू क्या करना है यार, चैप्टर को फटाफट करते हैं खत्म। तो एक चीज जो तुमने बचपन से सुनी होगी, भैया इंसानों के पूर्वज थे बंदर, यानी बंदर से इवॉल्व हुआ है इंसान। अब देख, हालांकि ये बात पूरी तरह सही नहीं है, मुझे पता है तो कमेंट में करेगा भैया आप गलत बता रहे। देख, मुझे जो चैप्टर तुझे समझाना है ना, उसके लिए ये बात अभी के लिए माननी पड़ेगी, ठीक है। तो इंसान किससे बन के आया है, किससे इवॉल्व हुआ है, बोल, बंदर से इवॉल्व हुआ है। लेकिन भैया बंदर तो 4 पैरों पर चलता है, उसके शरीर पर इतने सारे बाल होते हैं। और इंसान देख कैसे, बंदर का मुंह ऐसा होता है, इंसान का मुंह थोड़ा सा अलग होता है। तो क्या एकदम से वो बंदर से हम ऐसे इंसान बन गए? नहीं, ऐसा होने में कई लाखों सालों का समय लगा है। धीरे 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 बंदर से क्या बने हैं, इंसान बने हैं आज के इंसान। तो कैसे हुआ ये सारा काम, चलो जरा फटाफट समझ लेते हैं। तो देख भाई, पहले बंदर क्या चलता था, 4 पैरों पर चलता था, शरीर पर बहुत सारे बाल थे। तो पहला बंदर जिसने ऐसा अरे क्या हो रहा है भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ अब ठीक है। तो पहला बंदर जिसने ऐसे सीधा चलना शुरू करा, उसे हमने बोला क्या, उसे हमने नाम दिया ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। और भैया ये पाए कहां पर जाते थे, ये पाए जाते थे अफ्रीका में। और ये वो पहले बंदर थे जिन्होंने सीधा चलना शुरू कर दिया था। अब धीरे धीरे समय बीता, अब समय बीता तो ये और डेवलप होते चले गए। अब इनमें आ गया दिमाग, अब इनमें जब आ गया दिमाग तो भैया इन्होंने ऐसे पत्थरों की हेल्प से बनाने शुरू करे टूल्स। और जब टूल्स बनाए तो उससे शिकार करना शुरू कर दिया। इससे क्या शुरू कर दिया, इन्होंने हंटिंग शुरू कर दी। और इसीलिए इन्हें हम बोलते थे क्या, टूल मेकर। और इन्हें हमने नाम दिया क्या, होमो हैबिलस। अब धीरे धीरे समय और भी था, ये और ज्यादा डेवलप होते चले गए। और जब ये डेवलप होते चले गए तो अभी अफ्रीका से निकल के अलग अलग हिस्सों में दुनिया के फैलने लगे। और इन्हें हमने नाम दिया क्या, होमो इरेक्टस। अब धीरे धीरे और समय बीता और ये इतने ज्यादा एडवांस हो गए, इतने ज्यादा एडवांस हो गए कि फाइनली हमें देखने को मिलते हैं क्या, होमो सैपियंस। बोले तो आज के इंसान यानी कि मैं, तुम, तुम्हारे आसपास के सारे लोग, हम सब क्या हैं, होमो सैपियंस। तो आज के चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि कैसे इंसान इन जंगलों से निकल के शहरों तक पहुंचा, कैसे इंसान ने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, कैसे इंसान ने इतनी सारी भाषाएं बनाई, कैसे इंसान ने इतनी सारी सिविलाइजेशंस बनाई। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज की कहानी और पढ़ते हैं किसके बारे में, अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में। अब भैया हिस्ट्री क्या होता है, जो बीत गया वही है हिस्ट्री। जो बीत चुका है जब उसकी पढ़ाई करें तो क्या कहलाता है, हिस्ट्री। अब भैया ये अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री क्या है, तो देख भाई, जब हम उस समय के लोगों की बात करें जिस समय के लोगों को लिखना और पढ़ना ही नहीं आता था, तो उसी को बोलते हैं अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। अब सवाल ये आता है, भैया जब उस समय के लोगों को लिखना और पढ़ना ही नहीं आता था और वो लोग मर भी गए, खत्म भी हो गए, तो आज हम उनके बारे में इतना सब जानते कैसे? क्योंकि अगर उन्होंने कुछ लिखा होता तो हमें कोई किताब मिली होती, चलो वहां से हमने उनके बारे में पढ़ लिया होता। लेकिन जब वो लिखना पढ़ना ही नहीं जानते थे तो आज हम उनके बारे में इतना सब जानते कैसे हैं? तो हम उनके बारे में इतना सब जानते हैं किसकी वजह से, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की हेल्प से। अब ये क्या होता है, देख भाई, दुनिया के अलग अलग कोने में अलग अलग टाइम पे कहीं ना कहीं खुदाई तो चलती रहती है। तो खुदाई के दौरान कहीं पर कभी मिल जाते हैं स्टोन टूल्स, वही स्टोन टूल्स जो वो उस समय इस्तेमाल करते थे शिकार विकार करने के लिए। कहीं पर ऐसे हमें अलग अलग कंकाल देखने को मिल जाते हैं, कहीं पर भैया हमें गुफाओं में ऐसी बहुत अलग अलग कलाकृतियां यानी कि पेंटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, कहीं पर मिल जाते हैं ऐसे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। तो इनके बेसिस पर हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि उस समय के लोग कैसे रहे होंगे, कैसे चलते होंगे, क्या खाते होंगे, क्या उनका रूटीन रहा होगा। तो चलो जरा पढ़ते हैं किसके बारे में, अर्ली ह्यूमंस के बारे में। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो रहते कहां थे भैया, अफ्रीका के अंदर। फिर धीरे धीरे वो देश दुनिया में फैलना शुरू कर दिया, यानी उन्होंने क्या शुरू कर दिया, माइग्रेशन बोले तो एक जगह से दुनिया भर में फैलने लग गए। अब उस समय के लोगों को भैया हम बोलते थे हंटर एंड गैदर्स। अब क्यों बोलते थे हंटर एंड गैदर्स, क्योंकि इन्हें कुछ नहीं आता था, इन्हें बस 2 चीजें पता थी, ऐसे भाला उठाओ और मारो, सामने वाला मर जाएगा उसे खा लो,
भूख मिटा लो। तो क्योंकि ये शिकार करते थे जानवरों को मार के, इसीलिए इन्हें बोलते थे हंटर। अब गैदर्स क्यों बोलते थे? अब ऐसा जरूरी थोड़ी ना भाला फेंक के मारा तो शिकार हो ही जाएगा, वो मर ही जाएगा। अगर शिकार नहीं मिला तो भूखे थोड़ी मरेंगे। अब जंगल में फल भी तो खाने को है, जड़ें भी तो खाने को हैं, फूल पत्तियां भी तो खाने को हैं। तो ये क्या करते थे, फल, जड़, फूल, पत्तियां जो खाने लायक हैं उन्हें इकट्ठा करते थे, गैदर करते थे, उससे भी अपना पेट भर लेते थे। तो या तो हंटिंग करेंगे या तो गैदरिंग करेंगे, पेट भरेंगे। इसीलिए इन्हें बोलते थे हंटर एंड गैदर्स। अब इनका भैया अपना कोई परमानेंट ठिकाना नहीं था, ये कभी यहां घूम रहे हैं कभी वहां घूम रहे। अच्छा, ऐसा क्यों करते थे? देख भाई, ये एक जंगल में रहते हैं, शिकार करते हैं, अपना पेट भरते हैं या तो फल खाते हैं। अब जंगल के अंदर जब ये लगातार शिकार करेंगे तो एक टाइम आएगा ना इनका सारा शिकार खत्म हो जाएगा, एक टाइम आएगा ना जंगल के सारे फल खत्म हो जाएंगे, तब तो ये भूखे मरेंगे। अब इनकी मजबूरी बन जाएगी उस जंगल को छोड़ करके किसी दूसरे जंगल में जाना। इसीलिए इनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं था, तो ये टेम्परेरी कैंप्स बनाते थे, ऐसे ही टेम्परेरी रॉक शेल्टर्स बनाते थे, गुफाओं में रहते थे। और ये इस्तेमाल करते थे किसका शिकार करने के लिए? ऐसे स्टोन टूल्स का, पत्थर से बने औजारों का। और उस समय के लोग जो से पत्थर से बने औजारों का इस्तेमाल करते थे, स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे, इसीलिए उस समय को कहा जाता है स्टोन एज। तो भैया स्टोन एज क्या होता है? वो समय जब लोग पत्थर से बने सामान का इस्तेमाल करते थे, पत्थर से बने औजारों से शिकार वगैरह किया करते थे, उसे बोलते हैं क्या हम? स्टोन एज। अब स्टोन एज को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। कौन से 3 हिस्से? सबसे पहले है पैलियोलिथिक एज, दूसरा है मीजोलिथिक एज, तीसरा है नियोलिथिक एज। अब पैलियोलिथिक एज को बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज, यानी स्टोन एज में सबसे पुराना वाला स्टोन एज। अब देख, इसमें सबसे पहले क्या था? लोग वही हंटर एंड गैदर्स थे, गुफाओं में रहते थे, रॉक शेल्टर्स के अंदर रहते थे। इनका भी कोई अपना परमानेंट ठिकाना था नहीं, ये वही पत्थर से बने बड़े बड़े मतलब इनके पास जो औजार थे ना पत्थर के, बहुत अच्छे नहीं थे। कुछ भी बड़ा सा पत्थर ले लिया, हथौड़ा बना लिया, धड़ा धड़ा उसे से मारे जा रहे हैं, अपना शिकार कर रहे हैं। मतलब बहुत अच्छे हथियार नहीं थे, पत्थर का इस्तेमाल करते थे बट बहुत अच्छे हथियार नहीं बना पाए थे। और इनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं था, फूड की तलाश में इधर उधर ये घूमते रहते थे। फिर भैया समय बीता और आया मीजोलिथिक एज, यानी मिडिल स्टोन एज। अब धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, जो बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल करते थे उसकी जगह पे छोटे छोटे पत्थर के हथियार बनाए, अपने पत्थर को पॉलिश किया, उसमें धार लगाई, जिससे कि जब शिकार को मारे तो बड़ी आसानी से मर जाए। तो मीजोलिथिक एज में क्या हुआ कि करते थे, अब भी शिकारी थे, अब भी ये हंटर एंड गैदर ही थे, लेकिन अब भी ये टेम्परेरी कैंप्स में रहते थे, क्योंकि भैया हंटरिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, कोई ठिकाना तो है नहीं, घूमना तो पड़ेगा इन्हें। लेकिन अब इन्होंने जो वेपन्स यूज करें बहुत ही स्मॉल थे लेकिन अच्छे थे, धारदार थे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा उनमें क्या किया गया, पॉलिशिंग की गई थी। ठीक है, तो अब भी इनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं था। अब बारी आई किसकी? नियोलिथिक एज की। और भाई ये बहुत ही ज्यादा खास है। जैसे ही समय बीता और आई क्या? नियोलिथिक एज, स्टोन एज की ही आखिरी एज नियोलिथिक एज। अब यहां पर आकर के लोगों ने शुरू कर दिया था एग्रीकल्चर, यानी कि फसलों को उगाना शुरू कर दिया था। लोगों ने एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया था, जैसे कि गाय भैंस। अब लोगों ने शुरू कर दिया था फसलों को उगाना। अब सोचो, अगर मैं अपनी फसल उगा करके किसी दूसरे जंगल में चला जाऊं तो पीछे से कोई फसल काट लेगा, खा जाएगा। मैंने गाय पाली है, उसे छोड़ के चला जाऊं तो कोई बंदा आएगा मेरी गाय को मार के खा जाएगा, होगा ना। तो क्योंकि इन्होंने शुरू कर दी थी खेती, इन्होंने शुरू कर दिया था एनिमल्स को पालना, तो इनकी मजबूरी बन गई थी वहीं पे डेरा डाल के रहना। और यहां पे नियोलिथिक एज से शुरुआत हुई थी किसकी? परमानेंट विलेजेस की। अब लोग घर बना करके वहीं पर रहना शुरू कर चुके थे, क्योंकि खेती करते थे, फसलें बचानी थी, एनिमल्स को बचाना था। अब क्योंकि भैया खेती कर रहे हैं तो अनाज उगेगा, अनाज रखेंगे कहां पे? तो यहां पर इसी एज में इन्होंने क्या शुरू कर दिया था? मिट्टी के बर्तन वगैरह भी बनाने शुरू कर दिए थे। लेकिन क्योंकि ये टाइम तो है स्टोन एज का ही, तो हथियार तो अब भी पत्थर के इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब जो इन्होंने हथियार बनाए वो गजब के बनाए। इतना पॉलिश कर दिया कि पत्थर में भी इतनी धार थी कि आज के चाकू फेल हो जाए, मतलब अगर मारूं तो शेर चीता सब मर जाए। ठीक है, तो ये बात हुई कहानी किसकी? स्टोन एज के 3 पीरियड, पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज की। अब समय बीतता गया। अब लोगों को पत्थर से शिकार करने में मजा नहीं आ रहा था, तो लोगों ने पत्थर के साथ यूज किया किसका? कॉपर का। अब कॉपर क्या मेटल था, तो शिकार करने में ज्यादा मजा आने लगा। और उस समय जब लोग कॉपर और पत्थर के साथ मिलकर काम कर रहे थे तो उस समय को कहा गया क्या?
कैल्कोलिथिक एज। अब इसके बारे में अपने को ज्यादा नहीं पढ़ना, बस याद रखना कैल्कोलिथिक एज क्या होता है। वो समय जब लोग पत्थर और कॉपर का मिला करके इस्तेमाल करते थे, वो समय क्या कहलाता है, ये कहलाता है। फिर धीरे धीरे, अब कॉपर क्या था ना, थोड़ा हल्का मेटल था, ऐसे मारो कहीं पर तो मुड़ जाता था। तो लोगों ने अब, अरे चल क्या रहा बाबू भैया ये, अरे यार एक मिनट भाई, एक मिनट, ओ हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो हाँ, अपन कहा थे, हाँ, अब लोगों ने क्या करा, कॉपर के साथ मिलाया किसे, दूसरे मेटल को, जिसे बोलते हैं टिन। और जब कॉपर और टिन दोनों को मिलाया गया तो एक नई चीज बनी जिसे बोलते हैं ब्रॉन्ज। अब लोग ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे, और उस समय को जिसमें लोग ब्रॉन्ज इस्तेमाल करते थे उसे बोला जाता है ब्रॉन्ज एज। अब देख भाई, जो नया मेटल बनकर निकला है ना ब्रॉन्ज, बड़ा ही खतरनाक मेटल था यार, बड़ा मजबूत था। इससे जो टूल्स बनाए गए ना भाई साहब, मिट्टी के अंदर इतना गड्ढा कर देते थे। तू सोच के देख, पत्थर से मिट्टी में गड्ढा करना है और इससे गड्ढा करना है तो बढ़िया होगा ना। तो अब क्योंकि इनके पास बढ़िया स्ट्रॉन्गर मेटल टूल्स आ गए थे, अब इनकी खेती गजब की होने लगी यार। टूल्स इतने बढ़िया, अब सोच के देख, तू बैल से, हाथ से तुझे खेती करनी हो, ट्रैक्टर से खेती करनी हो, तो ट्रैक्टर से खेती करेगा तो अच्छी फसल होगी ना। तो इनके पास भी टूल्स बढ़िया आ गए, तो इन्होंने फार्मिंग इतनी करी कि फसलें भाई साहब बहुत होगी, इतनी होगी कि इनके खाने के अलावा भी बच जाती थी। तो जब फसल इतनी उगे कि खाने के अलावा बच जाए तो उसे बोलते हैं सरप्लस। क्या बोलते हैं, बोल भाई, सरप्लस बोलते हैं। तो क्या हो गया, फूड हो गया सरप्लस। अब भैया जब अनाज ज्यादा हो गया है तो उसे रखने के लिए बर्तन चाहिए, कुछ थैले वेले बनाने पड़ेंगे, और जो ये मेटल के टूल बने हैं इसे भी बनाने वाला तो कोई होगा। तो इन सबको बोलते थे क्या, उस समय स्पेशलाइज्ड वर्कर्स होते थे। कुछ मेटल वर्कर्स होते थे जो मेटल के हथियार वगैरह बनाते थे, कुछ भैया पोटर्स होते थे जो मटके वटके मिट्टी के बर्तन बनाते थे, कुछ होते थे वेवर्स, कपड़ा वपड़ा बुनकर थैला वेला बनाते थे जिसमें कि अनाज रखा जा सके। लेकिन समस्या ये थी कि भैया ये लोग तो मेटल बना रहे हैं, मटका बना रहे हैं, थैले बना रहे हैं, लेकिन क्या मेटल से पेट भरेगा, मिट्टी के मटके से पेट भरेगा, खाने के लिए तो अनाज ही चाहिए ना। तब होता क्या था, ये अपना मटका इस किसान को देते थे, बोलते थे भैया ये लो मटका, बदले में मुझे दे दो अनाज। और ये क्या कहलाता है, ट्रेड कहलाता है। जब हम अपने एक सामान के बदले दूसरा कोई सामान ले लें या दे दें, सामान का लेन देन करें, तो क्या कहलाता है, वो ट्रेड कहलाता है। यानी इस ब्रोंज एज में शुरुआत हो गई थी किसकी, ट्रेड की, ट्रेडिंग की, बोले तो व्यापार की। अब क्योंकि लोग खेती कर रहे हैं, लोगों ने बर्तन बनाना शुरू कर दिया है, लोगों ने ट्रेड शुरू कर दिया, तब धीरे धीरे यहां पे लोग परमानेंटली सेटल होने लग गए। अब धीरे धीरे लोगों ने यहां पे शहर बनाना, गांव छोड़ो बड़े बड़े शहर बनाना शुरू कर दिया, यानी टाउन्स डेवलप होना शुरू कर दिए। और यही तो कहलाता है सिविलाइजेशन। अर्ली सिविलाइजेशन मतलब क्या, जहां पर लोग आए, रहना शुरू करा, लोगों ने अपनी अलग अलग भाषाएं बनाई, अपने तरीके से अपना कल्चर डेवलप किया, और यही क्या कहलाती है, सिविलाइजेशन। तो चलो पढ़ते हैं किसके बारे में, अर्ली सिविलाइजेशंस के बारे में। ये इनके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स है भैया, लिखे हैं मैंने, वही सब लिखा है जो मैंने यहां पर समझाया है। अब मैंने यहां पर पता क्यों लिख दिया, क्योंकि तुम्हें सब कमेंट करते हो भैया आप डेफिनेशन नहीं लिखा। तो देख यार, मैं वेबसाइट पर काम करवा रहा हूं, जैसे ही वेबसाइट बन जाएगी सारे नोट्स, ये स्लाइड वाले नोट्स नहीं दूंगा, एसएसटी के नोट अच्छे से लिख के दूंगा, उसमें सारी डेफिनेशंस वगैरह होंगी, ठीक है। ये तो तुम वैसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने अपनी साइड से थोड़ी बहुत डेफिनेशंस डाल दी है, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, बोल, ब्रोंज एज के बारे में पढ़ा। अब एक चीज याद रखियो, ब्रोंज एज में सिविलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी। कैसे भाई, फार्मिंग ज्यादा हुई, फूड बहुत ज्यादा आया, इसके लिए इन सबकी जरूरत पड़ी, तो ये सारा काम क्या है, सिविलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी है। अब एक चीज समझ, जब भी कोई सिविलाइजेशन बनती है तो हमेशा किसी ना किसी नदी के किनारे ही बनती है। कैसे, अब सोच, उस समय के लोग ऐसे भटकते रहते थे। अब जैसे ही उन्हें दिखी कोई नदी, अब उस नदी के किनारे जाके बस जाते थे। अच्छा, नदी के किनारे ही क्यों जाके बसे, उन्होंने नदी का किनारा ही क्यों चुना, क्योंकि भैया नदी के किनारे की जो मिट्टी होती है बहुत ही उपजाऊ होती है, वहां खेती बड़ी अच्छी होती है, और नदी के किनारे मिल जाता है पानी। तो नदी के किनारे अगर रहेंगे तो खुद को पीने को भी पानी मिलेगा, जो जानवर पालेंगे उसके भी पीने का पानी मिलेगा, जो ये खेती करेंगे उसके लिए भी इन्हें पानी मिलेगा, और साथ में मिलेगी उपजाऊ मिट्टी। तो याद रखना, जितनी भी सिविलाइजेशन तुम पढ़ोगे आज इस चैप्टर में, सारी की सारी किसी ना किसी नदी के किनारे ही बसी हुई हैं। तो चलो फिर देखते हैं थोड़ा सा। तो जैसा कि मैंने बताया, रिवर्स के किनारे क्या होता है, वाटर की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। तो वहाँ पर खेती करना क्या होता है, बहुत आसान होता है। जब खेती होगी इतनी अच्छी तो भैया खाना, अनाज
जरूरत से ज्यादा पैदा होगा, यानी फूड क्या हो जाएगा, सरप्लस, और लोग क्या हो जाएंगे, वहीं पे परमानेंटली सेटल हो जाएंगे, यानी शुरुआत हो जाएगी किसकी, अर्ली सिविलाइजेशन की। और इस चैप्टर के अंदर हमें 4 सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी? पहला पढ़ना है इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में, और ये कहां पर बसी थी, किस नदी के किनारे, नील रिवर, या फिर बोल लो नाइल रिवर, जो भी तुम चाहो प्रोनाउंसिएशन अपना कर सकते हो। दूसरा था भैया मीजोपोटामिया सिविलाइजेशन या मीजोपोटामियन सिविलाइजेशन, और ये कहां पर था, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर के किनारे, 2 रिवर्स के बीच में ये बसा था। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और तीसरी थी भैया सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, या फिर इसी को हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन, और ये कहां पर थी, सरस्वती रिवर या फिर इंडस रिवर के किनारे ये सिविलाइजेशन देखने को मिली। मतलब इस नदी के किनारे कुछ लोग आके बैठे, अपनी एक सिविलाइजेशन बना ली, उसे हमने ये बोल दिया। इस नदी के किनारे कुछ लोग आके बैठे, उसे हमने ये बोल दिया। इस नदी के किनारे कुछ लोग आके बैठे, इसे हमने ये बोल दिया। ऐसे ही कुछ लोग हुआंग ही या फिर येलो रिवर के किनारे आए, बैठे, खेती करी, अपनी आबादी बढ़ाई, अपनी एक सिविलाइजेशन बनाई, और उसे हम बोलते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन। और आज के इस चैप्टर में हमें बस इन्हीं सारी सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ना है और चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो चलो भैया एक एक करके फटाफट इनके बारे में पढ़ते हैं। और सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, या जिसे हम कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। देख भाई, ये जो सिविलाइजेशन थी, वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये जो अपना इंडिया है ना, मैप में देख, जो इंडिया है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाई जाने वाली ये सबसे पहली सिविलाइजेशन थी। दूसरा, ये जो इंडस रिवर है, अपनी जो सिंधु रिवर है, सिंधु नदी है, उसके किनारे पर डेवलप हुई थी, जैसा कि मैं अभी पीछे ही बता चुका हूं। अब इनकी सबसे खास बात पता है क्या थी? इनकी खास बात ये थी कि ये बने थे कब, ब्रॉन्ज एज में। मैंने बताया कि जो ब्रॉन्ज एज है वहीं पर सारी सिविलाइजेशन क्या हुई, डेवलप हुई है। क्यों? क्योंकि मेटल बहुत अच्छा मिला, हथियार अच्छे मिले, खेती अच्छी हुई है, ठीक है। तो वहीं पर क्या है, उसी समय पर सारी सिविलाइजेशन बनना शुरू हो गई थी। अब इन लोगों ने लिखी थी अपनी स्क्रिप्ट बोले तो ये लिखना पढ़ना जानते थे, तो इन्होंने अपने बारे में, जैसे होता है ना कुछ शायर वायर होते हैं, अपनी कहानी लिख देते हैं, अपने गाने लिख देते हैं, तो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के लोग लिखना जानते थे, तो उन्होंने अपनी भाषा में बहुत सारी चीजें लिखी थी। पर समस्या ये थी कि इनकी भाषा को ना हम पढ़ सकते थे, ना आज तक पढ़ पाए हैं। तो इनकी लिखी हुई सारी स्क्रिप्ट आज भी ऐसे ही हैं, उसे हम डिकोड नहीं कर पाए। अब सवाल यह है भैया, जब इनकी लिखी किताब हम पढ़ ही नहीं पाए, डिकोड ही नहीं कर पाए, तो इनके बारे में जानते कैसे? सवाल का जवाब फिर से वही है, क्या? आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस, है ना। आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पर बता चुका हूं क्या होता है आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस। अरे वही यार, जमीन की खुदाई हुई, कहीं पर कंकाल मिला, कहीं पर स्टोन टूल्स मिले, कहीं पर कुछ मिला, उसी के बेसिस पर हमने अंदाजा लगाया कि ऐसी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत ज्यादा हेल्प मिली इस सिविलाइजेशन को समझने के लिए, कहां से? मीजोपोटामियन सिविलाइजेशन। अब देख कहानी समझ, मान ले किसी घर में चोरी हुई है, ठीक है। अब किसी घर में चोरी हुई है, वहां से चोर को कुछ अता पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमें पता चला कि चोर इस घर में आने से पहले मार्केट में कहीं पर शॉपिंग करने गया था, किसी मोबाइल की दुकान से कुछ लेने वेने गया था। तो हमें पता है चोर घर में आया, उसके बारे में कुछ नहीं पता। हम जाएंगे उस दुकान में, वहां से उस चोर की डिटेल निकालेंगे, अच्छा इस चोर का नाम ये था, इसकी बिलिंग इस नाम पे हुई, इसका एड्रेस इस नाम पे हुआ। तो कुछ ऐसे ही हेल्प मिलती है हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने में। क्यों? क्योंकि जो ये मीजोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, ये जो मीजोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, इनका ट्रेड चलता था। ट्रेड मतलब ये अपना कुछ बनाते थे और दूसरों को बेचते थे। इनका ट्रेड चलता था किसके साथ? दिलमुन के साथ, मगन के साथ और मेलुहा के साथ। और ऐसा कहा जाता है ये जो मेलुहा है उस समय का, ये रिलेट करता था किससे? हड़प्पन वर्ल्ड के साथ। तो यानी क्या था? मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स में बात की गई है किसकी? हड़प्पन की, कि हड़प्पन के साथ इनका क्या था? ट्रेड चलता था। तो जब हड़प्पन के साथ ट्रेड चलता था तो इन्होंने भी अपनी स्क्रिप्ट लिखी थी और इनकी स्क्रिप्ट को हम पढ़ सकते थे। तो वहां से हमें थोड़ा बहुत पता चला कि हड़प्पा में ऐसा ऐसा होता था, ऐसे ऐसे वहां पर ट्रेड्स वगैरह किए जाते थे। अब क्योंकि भाई बात हो चुकी है किसकी? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, तो चलो जरा पढ़ लेते हैं फटाफट किसके बारे में? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में। और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन अपनी यहां पर हो चुकी है खत्म। अब देख भाई, जैसा कि मैंने बताया था कि जितनी भी सिविलाइजेशन हैं वो सारी की सारी कहां बसी हैं? किसी ना किसी नदी के किनारे। अब जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है ना, इसका नाम ही ये इसलिए पड़ा है, मेसोपोटामियन का मतलब ही होता है लैंड बिटवीन टू रिवर्स। यानी ये जो जमीन है, ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, ये एक ऐसी जमीन पर बसे हुए लोग थे जो दो नदियों के बीच में थी। यानी कुछ लोग गए, उन्होंने देखा अरे यार इधर से भी नदी टिग्रिस रिवर, इधर से भी एक नदी, इन दोनों के बीच में इतनी सारी जमीन, बड़ी बढ़िया जमीन,
उपजाऊ जमीन, और यहां पर जा करके लोग बस गए और धीरे धीरे डेवलप होते गए और इन्होंने ही आगे चल के क्या बनाई, मीसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अब ऐसा नहीं था कि सारे के सारे इकट्ठा, ये जमीन का टुकड़ा तुम्हें मैप में छोटा दिख रहा होगा पर असल में था बहुत बड़ा। तो कई ऐसा था कि मैं कलर चेंज करता हूं, कुछ लोग ग्रुप बना करके यहां पे बस गए, कुछ लोग ग्रुप बना करके यहां पे ऐसे 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 ग्रुप बना करके अलग अलग जगहों पर बस गए। तो अब देखो आगे की कहानी क्या हुई, मैंने बता दिया ना इस स्लाइड का सारा कुछ। देख मैं एक बार बता देता हूं कि ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है ये ब्रॉन्ज एज के टाइम पर ही बनी थी, है ना, जैसा कि मैंने कहा कि ब्रॉन्ज एज के टाइम पे सारी सिविलाइजेशन बनी है। इसके बाद जो प्रेजेंट टाइम का ये कहां पर थे, वेस्ट एशिया में, यानी जो हमारे आज का इराक और कुवैत है ना, ये कहीं उस इलाके में जा करके ये लोग बसे थे और वहां पर जा करके इन्होंने ये सिविलाइजेशन बनाई थी। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लैंड बिटवीन टू रिवर्स, और वो दोनों रिवर्स कौन से, टिग्रिस और ये, ठीक है। इसके बाद क्योंकि भाई नदी के किनारे की जमीन है तो फर्टाइल होगी तो वहां पर बढ़िया से क्या होगी, खेती वेती होगी, और यहां पर जब खेती होगी तो ये अपना शहर वहर बनाएंगे। अब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की खास बात क्या थी कि ये सबसे वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन था। सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन का मतलब इन्होंने अपने शहर वगैरह बनाए थे, बाकी कोई सिविलाइजेशन इतना ज्यादा काम नहीं कर पाई थी। चलो थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ये वाला पॉइंट जो है जो मैंने अभी बताया इसे याद रखना, ठीक है, कि अलग अलग लोग ऐसे 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 अलग अलग ग्रुप बना के रहते थे। अब जो ये अलग अलग ग्रुप बना के ऐसे रहते थे ना, इसे हम बोलते थे क्या, सिटी स्टेट। सिटी स्टेट का मतलब एक सिटी है, उसके आसपास का कुछ इलाका है, पूरे को कंबाइन कर दिया तो क्या बनेगा, सिटी स्टेट। मतलब सिटी स्टेट मतलब समझ एक इलाका जहां पर कुछ लोग रहते हैं और उनका अपना एक अलग राजा है। ऐसे कुछ और लोग यहां पर ग्रुप बना के रहते हैं, उसका अपना एक अलग राजा है। ऐसे कुछ लोग यहां पर ग्रुप बना के रहते होंगे और उनका अपना एक अलग राजा होगा। तो इसे ही क्या बोलते थे अपन, सिटी स्टेट, यानी ये क्या थे, इंडिपेंडेंट थे। सारे ग्रुप्स इंडिपेंडेंटली क्या करते थे, काम करते थे और सबका अलग अलग राजा हुआ करता था, यानी सब अलग अलग सिविलाइजेशंस की तरह काम कर रहे थे। अब 4 ऐसी मेजर सिटी स्टेट्स थे जिनके 4 अलग अलग राजा हुआ करते थे और बहुत ज्यादा उनका फेमस था उस सिविलाइजेशन में, तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। सबसे पहले कौन थे भैया, सुमेरियंस, फिर एक्काडियंस, एसाइरियंस और बेबीलोनियंस, यही है ना, बेबीलोनियंस, ठीक है भाई। तो अब पढ़ते हैं सबसे पहले किसके बारे में, सुमेरियंस के बारे में। सुमेरियंस है ना, हाँ, द सुमेरियंस। अब देख भाई ये जो लोग थे ना सुमेरियंस, इनकी सबसे खास बात क्या थी कि इन्होंने बनाया था फर्स्ट सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन, मतलब इन्होंने शहर बनाया था, ठीक है। अब शहर कैसे बनाया था, इन्होंने बनाया था इरिगेशन सिस्टम। अब नदी के किनारे पर रहते तो थे, लेकिन सिंचाई विचाई करने के लिए भैया कुछ नहर वगैरह बनानी पड़ेगी ना, कैनाल वगैरह बनानी पड़ेगी ना, तो इन्होंने क्या बनाया था, इरिगेशन सिस्टम बनाया था। इन्होंने इस्तेमाल किया था मड ब्रिक्स का, ऐसे मिट्टी की हेल्प से ईंटें बनाई थी। जो आज तुम ईंटें देखते हो ना, मिट्टी से ही तो बनती हैं। इन्होंने मड ब्रिक्स का यूज किया, ईंटें बनाई। इन्होंने ब्रंट ब्रिक्स का यूज किया। ब्रंट मतलब पहले मिट्टी से ईंटें बनाई, उसे भट्टी में आग पे तपाया और उन ईंटों का इस्तेमाल किया था किसका, अपना घर वर बनाने के लिए उस समय। इसलिए सुमेरियंस क्या थे, काफी खास थे। अब इन्होंने बनाए थे अपने बहुत सारे मंदिर, मंदिरों में होती थी पूजा और मंदिरों में चलता था चढ़ावा, तो मंदिर से पैसा भी आता था, लोगों की आस्था भी जुड़ी थी। और इनके मंदिरों को हम बोलते क्या थे, जिगरत। भाई प्रोनाउंसिएशन यार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तुम उसका देख लेना। अब ऐसा नहीं है कि मंदिर में कोई भी जाकर के बैठ सकता था। जैसे अपने यहाँ क्या होता है, अक्सर मंदिर में पंडित जी बैठते हैं, मस्जिद में मौलवी साहब बैठते हैं, गुरुद्वारे में गुरु जी बैठते हैं, ठीक है। तो जो भी है, ऐसे ही उस समय इनके जो जिगरत होते थे वहां पर भी हाई प्रेस्टिज लोग होते थे ना, जो थोड़े उच्च ओहदे के लोग होते थे, वो वहां पर बैठते थे और चीजों को क्या करते थे, कंट्रोल करते थे, ठीक है। जो इनके टेंपल थे वो क्या थे, सेंटर थे किसके, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक लाइफ के। भाई इकोनॉमिक लाइफ क्यों, वहां से पैसा भी आ रहा है और वहां से धर्म कर्म का भी काम थोड़ा सा चल रहा है। थोड़ी सी और बात की जाए अगर सुमेरियंस की, तो भैया सुमेरियंस एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम करते थे। ये गेहूं उगाते थे, बार्ली उगाते थे, बहुत सारी चीजों को उगाते थे सुमेरियंस। और क्या करते थे भैया, क्राफ्ट बोले तो ये मेटल वर्क्स पे बहुत काम करते थे। अब ब्रॉन्ज एज में हुआ है ना सब कुछ, तो मेटल की तो बात होगी, मेटल से ढेर सारी चीजें बनाते थे। इसके अलावा बर्तन बनाते थे, पोट्री बनाते थे। इसके अलावा इन्हें आता था कपड़े से वो धागा वागा सा इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ों को बनाना, थैले बनाना, कपड़े बनाना, बहुत सारी चीज़ें इन्हें आती थी, वो यूज़ करते थे। अब ये करते थे भैया ट्रेड बोले तो अपना सामान बनाया, दूसरी जगह पे बेचा, वहां से कुछ इधर लेकर के आगे। अब एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रेड करना है तो उसके लिए सर पे लेकर थोड़ी जाएंगे, तो उसके लिए इन्होंने डिस्कवर किए क्या, व्हील्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहिया तुम आज देखते हो, जो व्हील देखते हो, वो सुमेरियंस के टाइम पे यहाँ पे डिस्कवर हुआ। इन्होंने बनाई बोट्स, ऐसी बोट्स, और उसे नाम दिया क्या, सेल बोट। पानी में भी क्या चला, इनका व्यापार चला, एक जगह से दूसरी जगह क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ।
सबसे खास बात जो है इनकी, इन्होंने लिखी क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट मतलब इन्होंने अपनी चीज़ों को, अब भैया इतना व्यापार हो रहा है, अनाज इधर आ रहा है, कुछ चीज़ें उधर जा रही हैं, पैसों का लेन देन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा ना। पर इनके पास कागज वागज तो था नहीं, तो लिखे कैसे? तो इन्होंने निकाला क्या तरीका इसका, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। अब इसमें क्या होता था, ये ऐसे एक मिट्टी लेते थे, गीली मिट्टी लेते थे, ऐसे थपाक रख देते थे, फिर ऐसे एक पेन लेते थे लक्कड़ का, उसे बोलते थे रीड स्टाइलस, जैसे अपने पास होता है ना। कहाँ गया? अरे हाँ, ये रहा ये रहा ये रहा। एक बच्चा कह रहा था, भैया आप हाथ से क्यों लिखते हो, स्टाइलस से क्यों नहीं लिखते? अबे मैं लिख तो दूं, पर इस सिस्टम इसका यूज ही नहीं है, कहीं अपना काम हाथ से चल जाता है, ठीक है। तो जैसे अपने पास स्टाइलस है ना, ऐसे इनके पास भी होता था, उसके हेल्प से गिल्ली मिट्टी के ऊपर ऐसे कुछ ना कुछ लिख देते थे, ठीक है। अब ये जो लिखने का काम था, ये हर कोई नहीं कर सकता था, कुछ ही लोग करते थे, और जो लिखने का काम करते थे उन्हें कहा जाता था स्क्राइब्स। ले भाई, ये लिख दिया, कर दिया मैंने भी स्टाइलस का यूज, ठीक है। तो जो लिखते थे उसे क्या बोलते थे हम? स्क्राइब्स बोलते थे। तो ये बात हुई किसकी? सुमेरियंस की। तो सुमेरियंस भैया क्या एग्रीकल्चर में, खेती में गेहूं ये सब उगाते थे, क्राफ्ट करते थे, ट्रेड करते थे। इन्होंने क्या लिखी? क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट लिखी। इनकी कुछ और भी अचीवमेंट्स थी। कुछ और अचीवमेंट्स क्या थी? मैंने जैसे कि बताया, इन्होंने व्हील्स डिस्कवर किए, इन्होंने सेल बोट्स बनाई, और इन्होंने मैथमेटिक्स में यूज किया था बेस 60 नंबर सिस्टम। जैसे कि भैया आज अपने पास क्या है, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट, तो ऐसे 60 मिनट से अपने साथ बहुत सारी कैलकुलेशन चलती है ना। तो ऐसे ही उन्होंने भी उस समय ऐसे बेस 60 नंबर सिस्टम का खोज वोज करी थी, उसका यूज करते थे कौन? सुमेरियंस। तो अब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो 4 बड़े राजाओं की कहानी थी, उसमें से एक हमने पढ़ लिया किसे? सुमेरियंस के बारे में। अब चलो पढ़ते हैं किसके? बाकी सबके बारे में। तो अब अगले कौन है? अकेडियंस। अकेडियंस का जो राजा था उसका नाम था, उसे कहा जाता था सर्जन ऑफ अक्कड़। इसने क्या करा, जैसा कि मैंने कहा कि मेसोपोटामियन में बहुत सारे ग्रुप्स थे, इसने क्या करा भाई, सबको अपने में मिलाना शुरू करा, अपने राज्य में मिलाना शुरू करा, और एक बड़ा राज्य बनाया, एक बड़ा एम्पायर बनाया। तो इसने क्रिएट द वर्ल्ड्स फर्स्ट एम्पायर, इसने सबसे पहला एम्पायर बनाया किसका? वर्ल्ड का। इसने क्या करा? यूज्ड द सेम क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, जैसा सुमेरियंस यूज करते थे मिट्टी पे लिख करके, वैसे ही स्क्रिप्ट इसने भी अपने टाइम पर यूज करी। इसने बनाए क्रिएटिव लिटरेचर, और ये ट्रेड करता था किसके साथ? जैसा कि हमने पहले भी बोला है, डिलमन, मगन एंड मेलुहा के साथ इसका क्या चलता था भैया? ट्रेड वगैरह चलता था। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। अब अगली कहानी है किसकी? एसायरियंस की। ये क्या करते थे? इन्होंने भैया बनाया एसायरियंस रूल फ्रॉम द सिटी असुर। अब जैसे अपनी जो कैपिटल है दिल्ली है ना, ऐसे इनकी भी एक मेन सिटी हुआ करती थी, वहां से चीजों को कंट्रोल करते थे। उसी सिटी का नाम क्या था? असुर। असुर ही बोलेंगे ना, ठीक है। अबे यार क्या चल रहा है? हाँ, और ये कहां पर थी? नॉर्दर्न मेसोपोटामिया में थी, ठीक है। अब बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड बिकम अ पावरफुल रूलर्स। इन्होंने अपनी बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई, जो छोटे मोटे राज्य थे कब्जा करते चले गए, तो बहुत बड़ी आर्मी बनाई और बहुत ही पावरफुल रूलर बने। अब क्योंकि आर्मी है तो सब पे कब्जा करते जा रहे हैं, तो अपने किंगडम को इन्होंने क्या किया? बढ़ाया। कैसे? वॉर्स के जरिए लड़ाई कर करके अपने किंगडम को बढ़ाते चले गए। अब नॉन फॉर ग्रैंड बिल्डिंग्स एंड रॉयल लाइब्रेरीज, ये जो थे ये एसायरियंस, ये जाने क्यों जाते थे? ये जाने जाते थे, लड़ाई करते थे, कब्जा करते थे, और जाने इसलिए जाते थे क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई थी अपने टाइम पे, और बहुत सारी रॉयल लाइब्रेरीज वगैरह भी इन्होंने बनाई थी। अब आखिरी बात है किसकी? बेबीलोनियंस की। बेबीलोनियंस में एक बहुत ही बड़े फेमस राजा हुए थे, जिनका नाम था क्या? हम्मुराबी। हाँ, हम्मुराबी है पक्का, ठीक है। यार प्रोनाउंसिएशन का मेरे साथ थोड़ा सा लफड़ा है, ठीक है। तो तुम कमेंट में ये मत बोलना यार भैया आप ये बोल देते, अबे इंग्लिश का टीचर थोड़ी हूँ यार, थोड़ा सा टंग स्लिप का मेरे साथ है, ठीक है। तो तुम कमेंट्स नहीं मत लिखना भैया आपने ये गलत बोल दिया, वो बोल दिया, मैनेज कर लेना, ठीक है थोड़ा सा। तो बेबीलोनियंस में एक बहुत ही फेमस राजा थे जिनका नाम क्या था? हम्मुराबी वॉज द मोस्ट फेमस किंग, ठीक है। अब हम्मुराबी ने अपने टाइम पे क्या करा? कुछ नियम कानून बनाए। अब क्योंकि कानून इनके टाइम पर बने थे, तो उस कानून को नाम दिया गया क्या? हम्मुराबीज कोड, वन ऑफ द अर्लीस्ट रिटन कोड ऑफ लॉज। पहले के समय कोई कानून वानून होते नहीं थे, इसने शुरू करी थी कानून की शुरुआत, ठीक है। तो इसे नाम दिया गया क्या? हम्मुराबीज कोड ऑफ द अर्लीस्ट रिटन लॉज। अब इसने बहुत सारे लीगल सिस्टम्स बनाए कि भैया चीजें अब कानून के हिसाब से चलेंगी, ठीक है। इसने अपने इस कोड में बहुत सारी चीजें लिखी कि जो ऐसा करेगा ऐसा करेंगे, ऐसे सजा वजा देंगे, जो भी इसका था उसने वहां पर लिखा। तो आपसे पेपर में यही पूछा जाएगा ये था क्या, तो आप बोलोगे कि बेबीलोनियंस में क्या था? एक राजा था, उसने बहुत सारे कुछ नियम कानून लिखे थे, वही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। कुछ छूटा है क्या? नहीं। अब आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं।
तो यहां पर हमारा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो गया खत्म। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने देखा कि नदी के किनारे पर सारी सिविलाइजेशंस बन रही थी। हमने पढ़ा सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में, हमने पढ़ा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एंशिएंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में। अब जब भैया सारी सिविलाइजेशंस नदियों के किनारे बनी है, तो ये भी किसी नदी के किनारे ही बनी होगी, और उस नदी का नाम क्या था? नील नदी, यानी नाइल या नील, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अब नदी के किनारे बने हैं तो पानी की तो कोई कमी होगी नहीं, पानी तो भरपूर था, और लैंड यानी जमीन भी फर्टाइल थी। अब जमीन फर्टाइल थी तो भैया इन्होंने करी खेती। अब खेती करी तो अनाज वनाज उगा, ये परमानेंटली वहीं पर क्या हो गए? सेटल हो गए, और वहीं पर इन्होंने बनाई क्या? अपनी इजिप्टियन सिविलाइजेशन। लेकिन आज हम इनके बारे में इतना सब जानते कैसे हैं? तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो थे, लेकिन साथ में इन्होंने अपनी बहुत सारे रिटन रिकॉर्ड्स भी लिखे थे, बहुत सारी चीजें लिख के रखी थी। अब भैया लिखा कैसे है? चलो जरा वो देखते हैं। इजिप्ट के लोग बड़े समझदार थे, इन्होंने मिट्टी विट्टी पे नहीं लिखा कुछ, इन्होंने बनाया अपना पेपर। हाँ भाई सही सुन रहे हो, इन्होंने क्या बनाया? अपना उस समय पेपर। अब पेपर बनाया, उसी नदी के किनारे एक प्लांट मिलता था, पेपायरस प्लांट। पेपायरस प्लांट से क्या करते थे? जैसे तुम्हें पता ना, आज भी पेपर प्लांट से ही बनता है ना, तो इन्होंने इस पेपायरस प्लांट से लिया, उसे बढ़िया पीसा वीसा, एक पेपर के फॉर्म में निकाला, और उस पेपर पे क्या करते थे? चीजों को लिखते थे। तो इन्होंने यूज किया किसका? पेपायरस प्लांट का। उससे बनाया राइटिंग मटेरियल, और उस पर लिखे क्या? रिटन रिकॉर्ड्स, जिसकी वजह से इनकी जो नॉलेज है वो क्या रहेगी? प्रिजर्व रहेगी, यानी जो इनकी हिस्ट्री है वो प्रिजर्व रही, और हमें इनके बारे में बहुत अच्छे से बिना किसी दिक्कत के बहुत सारी चीजें पता चल पाती हैं। अब जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है ना, वो 3 हिस्सों में बटी हुई थी। मतलब समय के साथ जो सबसे पहले वाली थी उसे बोला हमने ओल्ड किंगडम, फिर समय के साथ और चीजें बदली, उसे हमने बोला मिडिल किंगडम, और बाद में क्या आया? न्यू किंगडम। इसके बारे में तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब कहानी शुरू करते हैं आगे की। अब क्योंकि भैया ये सारे बसे कहाँ थे? नदी के किनारे, तो अब जरूरत थी किसकी? इरिगेशन सिस्टम की। क्यों? क्योंकि जब नदी में पानी ज्यादा होता है तब तो भाई खेती बड़े आसानी से हो जाती है, लेकिन जब नदी कभी सूख जाती है तो सूखा पड़ जाता है। अब खेतों में पानी ही नहीं होता, तो इसके लिए जरूरत थी कि नहर बनाए जाएं, पानी को स्टोर किया जाए। तो जो पानी था नदी का कभी कभी कम पड़ जाता था, तो जरूरत थी किसकी? पानी की। अब इसके लिए क्या बनाए गए? कैनाल्स, यानी कि नहर। अब नहर बनाना किसी एक आदमी के बस का तो बात है नहीं, नहर भी बनाने थे, रिजर्वायर्स भी बनाने थे, अब किसी एक आदमी के बस की बात है नहीं। तो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया गया, कलेक्ट किया गया, और वहां से बनाई गई एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन, और बनाया गया क्या? इजिप्ट का इरिगेशन सिस्टम। तो एक बार फिर से मैं बताता हूं, ठीक है से देखो। हुआ ये कि पानी कम पड़ता था, पानी की जरूरत थी, तो इन्होंने क्या करा? इरिगेशन कैनाल्स बनाई, बड़े बड़े गड्ढे खोदे, रिजर्वायर्स बनाए। अब ये किसी एक आदमी के बस की बात थी नहीं, तो बहुत सारे लोग एक साथ आए और उन्होंने क्या बनाया? इजिप्ट का इरिगेशन सिस्टम। ये है सारी स्लाइड की सारी कहानी। अब आगे, क्योंकि नदी में कभी भी बाढ़ आ जाती थी, कभी भी सूखा आ जाता था, तो ये जानना बहुत जरूरी था कि भैया बाढ़ कब आएगी, सूखा कब पड़ेगा। तो अगर उस समय के लोगों को ये पता रहेगा कि बाढ़ कब आएगी, सूखा कब पड़ेगा, तो बहुत ही आसानी से अपना फसलों का, कि कब उन्हें फसलें उगानी है, कब फसलें काटनी है, इस चीज का डिसीजन ले पाएंगे। तो इसी के बेसिस पर इजिप्ट ने, उस समय के लोगों ने बनाया था क्या? अपना कैलेंडर। किसके बेसिस पर? क्योंकि जो रिवर नील थी एंशिएंट इजिप्ट की, उसमें समय समय पर क्या आती रहती थी? बाढ़ आती रहती थी। तो जरूरत थी कि सीजन्स को प्रिडिक्ट किया जाए कि कब बाढ़ आएगी, कब सूखा पड़ेगा, इन चीजों को। तो उस समय के लोग क्या करते थे? ऑब्जर्व करते थे। सीरियस या साइरस, जो भी आप बोलना चाहो, जैसे अपने यहाँ ध्रुव तारा होता है ना, मतलब एक चमकता हुआ बहुत सितारा, तो ये क्या करते थे? उसे ऐसे यहाँ पे ऐसा घूरा करते थे, ऐसा देखते थे, उसकी थोड़ी सी स्टडी वगैरह करते थे। और इन फ्लड्स के बेसिस पे और इसकी थोड़ी सी स्टडी करके इन्होंने टोटल 3 सीजन्स बनाए। कौन कौन से 3 सीजन्स? पहला इन्होंने बनाया फ्लड सीजन, यानी जब बाढ़ आती है। दूसरा इन्होंने बनाया ग्रोविंग सीजन, यानी ये वो सीजन है जब फसलें उगानी है। तीसरा इन्होंने बनाया हार्वेस्टिंग सीजन, यानी ये वो समय है जब फसलों को काट लेना है। ठीक है, अब इन्होंने अपना बनाया एक ऐसा कैलेंडर जिसमें थे 365 डेज एंड 5 एक्स्ट्रा फेस्टिवल डेज। सॉरी 365 डेज बनाए, जिसमें होते थे 12 महीने और हर महीना होता था 30 दिन का। और साथ में इन्होंने क्या रखे? 5 एक्स्ट्रा दिन रखे, और 5 एक्स्ट्रा दिन कौन से थे? फेस्टिवल के थे, इनके त्योहारों के थे। तो ये कहानी किसकी हुई? इजिप्टियन कैलेंडर की। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं? किसके बारे में? इजिप्टियन सोसाइटीज के बारे में एंड डेली, उनकी डेली लाइफ के बारे में। अब जैसे अपने यहाँ सोसाइटी में भाई कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, ऐसे उस समय
इजिप्ट की सोसाइटी में वहां पे कौन कौन होता था, चलो जरा समझते हैं। सबसे पहले तो भैया होते थे उनके राजा, और राजा को बोला जाता था फरोह, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में बार बार कह रहा हूं, अपने अकॉर्डिंग देखते रहना, ठीक है। तो राजा को बोलते थे फरोह। अब भैया राजा सारा काम थोड़ी करेगा, लिखा पढ़ेगा, वो काम करने के लिए कोई ना कोई तो होगा ना। तो उनके कुछ ऑफिशियल्स होते थे जिनका काम क्या होता था कि जो किंगडम है, जो देश है, उसे चलाया कैसे जाए, सारा काम ये करते थे। इसके बाद होते थे स्क्राइब्स। स्क्राइब्स का काम क्या था, मैं पीछे बता चुका हूं ना, चीजों को लिखने पढ़ने का, रिकॉर्ड मेंटेन रखने का काम किसका होता था, स्क्राइब्स का होता था। मर्चेंट्स, इनका काम क्या था, ट्रेड करने का, व्यापार करने का, सामान को यहां से वहां ले जाने का। हम पढ़ क्या रहे हैं कि उस समय सोसाइटी में कौन कौन से लोग होते थे। जैसे अपनी सोसाइटी में कोई भैया डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई टीचर है, तुम स्टूडेंट हो, ऐसे बहुत सारे, ऐसे उस समय की बात कर रहे हैं। कुछ हुआ करते थे फार्मर्स, फार्मर्स का काम वही था क्या, खेती करने का, फसलों को उगाने का। और कुछ होते थे लेबरिंग ग्रुप्स, लेबरिंग ग्रुप का काम वही मजदूरी वगैरह करने का। ये क्या थी, इजिप्टियन सोसाइटी थी, किस समय की, उस समय की, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और पढ़ते हैं क्या, फरोज एंड बिलीव्स ऑफ द इजिप्टियन एंशिएंट इजिप्ट, ठीक। इनके जैसे आज के समय में हम बहुत सारी चीजें मानते हैं ना, आज भी हम मानते हैं ना कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो अशुभ होता है, अगर कैंची चलाओ तो झगड़ा होता है। ऐसे इनके भी बहुत सारे बिलीव्स थे, ठीक है। तो कौन कौन से बिलीव्स थे, चलो जरा समझते हैं। अब हमें पता है कि जो एंशिएंट इजिप्ट के राजा थे उसे क्या बोलते थे, फरोह बोलते थे। अब इन लोगों को, एंशिएंट इजिप्ट के लोगों का मानना था किसमें, का में। का क्या होता है, अच्छा तुम सबने वो देखा होगा जंगल बुक देखिए, कार्टून, उसमें का पता है क्या होता था, जो अजगर होता था ना उसे हम का बोलते थे, याद है ना वो मोगली, अगर तुम्हें याद हो, मैं बचपन में देख रहा था, मुझे याद है, उसमें का क्या अजगर होता। फिलहाल यहाँ पे का मतलब कुछ और है, यहाँ पर का मतलब है आत्मा से। तो इन लोगों का मानना था कि जैसे अपन आत्मा बोलते हैं ना, तो ये आत्मा को क्या बोलते थे, का बोलते थे, क्या बोलते थे, का बोलते थे। और इनका मानना था कि आदमी के मर जाने के बाद भी जो ये आत्मा है ये रहती है, जिंदा रहती है, ठीक है, यानी का कहीं नहीं जाती, वो रहती है। तो इसीलिए मरने के बाद भी ये उस मरे हुए शरीर को संभाल के रखते थे, ठीक है, कि कभी तो आत्मा आएगी शरीर में, ऐसा कुछ सोच के, ठीक है। अब शरीर को संभाल के रखने की प्रोसेस में उसे पट्टी वट्टी से बांध के बढ़िया से प्रिजर्व करके रखते थे। और यही प्रोसेस क्या कहलाती थी, मम्मीफिकेशन। तुमने पढ़ा होगा ना, इजिप्ट वाली मम्मी ऐसे पट्टी वट्टी बांध के चलती रहती है, उसे ताबूत में बंद करके रखते थे, यानी टॉम्स में बंद करके रखते थे, गुंबद में। और रॉयल टॉम्स क्या होते थे, ये सारा सिस्टम भैया आम आदमी के लिए नहीं था, ये था राजाओं के लिए। जैसे राजा का पूरा जीवन अगर अच्छे से चला है तो मरने के बाद भी उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राजा की आत्मा को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए बनाए जाते रॉयल टॉम्स। और जब इन्हें दफनाया जाता था ना, मतलब वहां पे बंद करके रखा जाता था, तो ऐसा नहीं सिर्फ इनकी बॉडी को रख दिया, वहां पर इनकी जरूरत का सारा सामान भी रखा जाता था कि भैया कल को इनकी आत्मा इनके अंदर आ जाए और ये बैठ के उठ जाए तो इनके खाने पीने का सौदा पानी इनके पास होना चाहिए, ठीक है। यार कैमरे की लाइट ब्लिंक कर रही है, फटाफट से खत्म करते हैं, तो थोड़ा सा इसके बाद चार्ज पे लगाना पड़ेगा। अब पढ़ते हैं भैया थोड़ा सा स्टेप पिरामिड के बारे में। स्टेप पिरामिड क्या था, देखो रॉयल टॉम्स तो बन गए थे, अब धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, सबसे पहले सिंपल कुछ सीढ़ी नुमा ऐसे स्ट्रक्चर बनाए, पिरामिड्स बनाना शुरू करें। पिरामिड्स कुछ नहीं थे यार, यही टॉम्स ही थे, ठीक है, बस इसे डिजाइन देना शुरू कर दिया इन्होंने। और बाद में धीरे धीरे इन्होंने जो आज तुम पिरामिड्स देखते हो ना, बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए। असल में पिरामिड्स में क्या था, इन्हीं बड़े बड़े राजाओं की जो बॉडीज है वहां पर रखी जाती थी, ठीक है। तो पहले छोटे छोटे पिरामिड बनाए जाते थे, फिर बाद में बड़े पिरामिड बनाए गए। असल में पिरामिड थे क्या कि वहां पे रॉयल टॉम्स को, इन रॉयल टॉम्स को क्या किया जाता था, रखा जाता था, ठीक है। ये कहानी किसकी हुई, इजिप्टियन सिविलाइजेशन की। अब भैया फटाफट पढ़ लेते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा चाइनीज, अच्छा अभी रह रहा है थोड़ा सा रह रहा है, ठीक है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन का। फिर पढ़ेंगे किसके बारे में, चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। और कैमरे की लाइट थोड़ा सा ब्लिंक कर रही है, लाइट ब्लिंक कर रही है, तो चार्ज पे लगाने के बाद फिर बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इसे मैं बता देता हूँ, नॉलेज एंड अचीवमेंट्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। देखो भाई, होता ये था, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि इजिप्ट की नॉलेज क्या थी, उनकी अचीवमेंट्स क्या थी। तो सबसे पहले अचीवमेंट भैया, इन्होंने पेपायरस जो प्लांट था ना, उसके हेल्प से कागज बना लिया था, उस पर चीजों को लिखते थे, तो राइटिंग इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। दूसरा, ये दवाइयों के बारे में बहुत जानते थे। ये जब इनके यहाँ कोई चोट वोट लग जाती थी तो दवाइयों से उसका क्या करते थे, इलाज वगैरह करते थे। ये एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानते, मैंने बताया ना इन्होंने कैलेंडर बनाया कैसे, ये तारों को देखते थे, स्टडी करते थे, ऑब्जर्व करते थे चीज़ों को। इनके पास क्या थी, नॉलेज थी किसे, चीज़ों को प्रिजर्व करके रखने की। ये बॉडी को प्रिजर्व तो करते थे ना, तो इनके पास ये बहुत सारी नॉलेज थी और ये सारी क्या थी, कहीं ना कहीं इनकी अचीवमेंट थी। तो अब हमें पढ़ना है किसके बारे में भैया, चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में। और वो पढ़ेंगे थोड़ी सी देर बाद,
तुम्हें टाइम नहीं लगेगा, मैं तो आ जाऊंगा, बट मुझे थोड़ी देर कैमरे को लगाना है चार्ज पे, तो बस चार्ज करके मैं वापस आता हूँ, ठीक है। कैमरे की बैटरी हो चुकी है एक बार चार्ज, तो अपना ये जो बचा हुआ पार्ट है इसे करते हैं खत्म। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक छोटी सी चीज दिखाना चाहता हूँ। देखो भाई, अभी ना मैं तुम्हें टाइम दिखाता हूँ। अभी अगर तुम्हें दिख रहा हो तो रात के करीब 2 बजने वाले, और मैं करीब 11 बजे हिसार, मेरा कॉलेज है एक्चुअली, मेरी अभी PhD चल रही है, तो मैं हिसार से यहाँ पर आया। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे, भैया चैप्टर 4 करा दो, चैप्टर 4 करा दो। तो मैंने वहीं हिसार में बैठ कर ही लैपटॉप पर स्लाइड तो बना ली थी, और क्योंकि जल्दीबाजी में स्लाइड्स बनाई थी तो स्लाइड्स का थोड़ा ऑर्डर इधर उधर हो गया। अब क्योंकि थोड़ा सा यार फीवर है, जिसकी वजह से मैं आज शायद मुझे मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, मेरा नेचुरल फ्लो जो है पढ़ाने का वो मुझे मिल नहीं पाया है। लेकिन मैं यही लेक्चर अपलोड करूंगा आपके पास, बिकॉज आप सबके कमेंट ऐसे ऐसे आए, भैया पेपर है जल्दी कर दो जल्दी कर दो। तो आज तो यही लेक्चर जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि चीजें कम समझ आ रही हैं या कोई भी दिक्कत आए तो बताना यार अपने भैया से कि भैया ये कम समझ आ रहा था, ठीक है। मैं तुमसे जेन्युइनली बता रहा हूं कि इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मुझे अपना नेचुरल फ्लो मिला नहीं है, ठीक है। बट जो भी है, तुम्हारी डिमांड थी तो मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूं। रात के 2 बज रहे हैं, 4 बज जाए यार, तुमने बोला है तो लेक्चर जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल चलो खत्म करते हैं जो बचा हुआ पार्ट है, पता चले कैमरा फिर से ब्लिंक कर जाए। 15 मिनट चार्ज किया बस मैंने, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन पढ़ लिया, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पढ़ लिया, इजिप्ट वाली भी पढ़ ली, इजिप्ट वाली मम्मी के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं क्या, बिगिनिंग ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन। अब देख भैया, तुझे बताया ना कि जितनी भी सिविलाइजेशन होंगी बनी होंगी किसी ना किसी नदी के किनारे, तो ऐसे ही जो चाइनीज सिविलाइजेशन थी ये बनी थी हुआंग ही या फिर एंड यांगजी रिवर के किनारे, या फिर इसे येलो रिवर भी कहते हैं। अब देख यार, नदी के किनारे हैं तो फर्टाइल सॉइल होगी, एग्रीकल्चर तो बढ़िया होगा, फूड एकदम भर भर के होगा, सरप्लस फूड होगा। और जब फूड इतना ज्यादा होगा तो क्या होगा, इनका परमानेंट सेटलमेंट होगा। और ये कहानी कहां पर शुरू हो गई थी, नियोलिथिक विलेज डेवलप्स। याद रख, अभी तक तूने जितने पढ़े सारे ब्रॉन्ज के थे, ठीक है। लेकिन यहां पर जो कहानी थी, याद को जब मैंने तुझे नियोलिथिक के बारे में बताया था ना, वहां पर मैंने क्या बताया था, खेती वेती शुरू हुई थी, धीरे धीरे लोग विलेज बनाने लग गए थे। तो ये उस टाइम की बात हो रही है। और तू कहानी को समझ यार, ये अलग अलग चीजें नहीं हो रही है, एक ही टाइम पर चाइनीज सिविलाइजेशन यहां पर डेवलप हो रही है, यहां पर सिंधु सरस्वती डेवलप हो रही है, यहां पर ये डेवलप, तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सिविलाइजेशन बन रही थी, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत पालियो अपने अंदर, समझ आ रहा है, ठीक। तो अब खेती हुई, बहुत सारा अनाज उगा, परमानेंटली क्या हो गए, सेटल हो गए। अब जब इतना सारा अनाज हुआ तो भैया क्या मटके वटके बनाने पड़ेंगे, बर्तन वर्तन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और चाइनीज सिविलाइजेशन में और भी बहुत सारी चीजें थी, फार्मर्स थे, आर्टिस्ट बोले तो ये सिंगर विंगर नहीं, ठीक है। और भी बहुत सारे, जैसे मटके बनाने वाले हो गए, मेटल से हथियार बनाने वाले हो गए, और बहुत सारी चीजें थी जिन्हें हम आर्टिस्टियन बोलते थे, ठीक है। मेटल वर्कर्स थे, बहुत सारे ऐसी चीजें यहाँ पर थी इनके टाइम पर। ये क्या था, चाइनीज सिविलाइजेशन के टाइम पे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन जैसे कि शुरू से बताता आया हूँ कि जब ब्रॉन्ज मेटल आया तभी तो सारी सिविलाइजेशन बनी है। तो ये भी क्या थी, एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन ही थी। अब तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी कि चाइनीज सिविलाइजेशन के अंदर मेनली 4 डायनेस्टीज है जिनके बारे में पढ़ना है। अब डायनेस्टी क्या होती है भैया, देख, डायनेस्टी बोले तो आज भी कोई राजा राज कर रहा है, ये मर जाएगा, इसका बेटा राज करेगा, वो मर जाएगा, उसका बेटा राज करेगा, वो मर जाएगा, उसका बेटा राज करेगा, तो इसे बोलते हैं डायनेस्टी। इसे क्या बोलते हैं, डायनेस्टी बोलते हैं। तो चाइना में 4 बड़ी डायनेस्टीज रही इस सिविलाइजेशन के टाइम पे। कौन सी, सांग, झोउ, क्विन, हान। मैं तो इसे झोउ बोलूंगा, ठीक है। अब तो इसे जो चो जो मर्जी वो बोल लियो, ठीक है। तो सांग, झोउ, क्विन और हान, ये 4 मेजर डायनेस्टीज हैं जिसके बारे में अपने को पढ़ना है। और भाई इसी के साथ चैप्टर खत्म, फिर एक्सरसाइज करवा दूंगा, सवाल करा दूंगा, चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो चल सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं, सांग डायनेस्टी के बारे में। देख भाई, जो सांग डायनेस्टी थी, वन ऑफ द अर्लीस्ट चाइनीज डायनेस्टी थी, सबसे पहली डायनेस्टी थी चाइनीज की, ठीक है, चाइनीज डायनेस्टी की। अब ये क्या थे, वेल ऑर्गेनाइज थे। अब देख, खेती इतनी ज्यादा हो रही है, अनाज इतना ज्यादा हो रहा है, ट्रेड कर रहे हैं, अब ये गांव में क्यों रहेंगे। अब धीरे धीरे सारे क्या मूव करने लगे, यानी इन्होंने अपने इलाके को किस में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, शहर में बदलना शुरू कर दिया, यानी अर्बन सेंटर्स में इसे कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। आगे ये क्या करते थे, ब्रॉन्ज से सिर्फ नॉर्मल चीजें नहीं बनाते थे, ब्रॉन्ज को पिघला पिघला करके एडवांस मेटल टूल्स बनाना इन्होंने क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। इन्होंने बहुत हाई स्किल उसमें डेवलप कर ली थी। अब इन्हीं चीजों को लिखना होता था, बट लिखने के लिए भैया इनके पास कोई कागज वागज था नहीं, तो ऐसे हड्डियों के ऊपर क्या करते थे, अपना ऐसा जो भी इनका सिंबल होता था उसे लिख दिया करते थे। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, ओरेकल बोन्स। इसमें क्या करते थे कि चाइनीज क्या करते हैं, अपनी लिखा पढ़ी करते थे, जो भी इन्हें हिसाब किताब लिखना होता था। ब्रॉन्ज रिचुअल
वेसल्स। अब ब्रॉन्ज मेटल का इस्तेमाल सिर्फ खेती करने में, लड़ाई झगड़े में, शिकार करने में नहीं होता था। चाइनीज सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज मेटल का इस्तेमाल किसी को इनविटेशन देना है तो उसमें, धर्म कर्म का कोई काम करना है तो उसमें, ऐसे बहुत जगहों पर ब्रॉन्ज मेटल्स का यूज़ किया जाता था। अब क्योंकि इतना ज़्यादा है यहाँ पर खेती हो रही, इतने सारे लोग हैं, अब सबको कंट्रोल करने के लिए सांग डायनेस्टी के अंदर क्या था, ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम था। ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम मतलब राजा, कुछ राजा के छोटे छोटे मंत्री, फिर उसके भी नीचे थोड़े थोड़े लोग, ताकि चीज़ों को अच्छे से क्या किया जाए, कंट्रोल किया जा सके। तो ये सारी कहानी थी किसकी, सांग डायनेस्टी की। अब क्या हुआ, समय के साथ सांग डायनेस्टी धीरे धीरे कमजोर पड़ी और अगली जो थी झोऊ डायनेस्टी, झोऊ, इसने क्या करा, सांग डायनेस्टी को रिप्लेस कर दिया। उसके राजों को ऐसा लात मार के हटा दिया, गद्दी पर खुद बैठ गया, उसे क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब इसकी खास बात क्या थी, इसने क्या करा, अपने ताकत के दम पे चाइना के अंदर जो छोटी छोटी सिविलाइजेशन थी, छोटे छोटे राजा थे, सबको कब्जा कर लिया और एक बहुत बड़ी क्या बना ली, एम्पायर बना ली। तो इसने क्या करा, लार्ज पॉलिटिकल टेरिटरी बनाई, मतलब बहुत जगहों पे क्या कर लिया इसने, कब्जा कर लिया। अब जब इसने इतना बड़ा एम्पायर बना लिया, कब्जा कर लिया, तो अकेले सब पे कंट्रोल कर पाना बड़ा भारी हो रहा था। तो इसने क्या करा, अपने पूरे टेरिटरी को, जो उसका पूरा राज्य था, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया और हर हिस्से में छोटा छोटा आदमी, यानी कि मंत्री बैठा दिए, ठीक है, एक तरीके से। और मंत्रियों को बोला कि तुम्हारी पावर तुम्हारे पास, अपना राज्य संभालो। अब इससे दिक्कत ये आई कि सेंटर में पावर पड़ गई कमजोर। अब जो लोकल, जिन मंत्रियों को इस राजा ने पावर दी, अब वो आपस में लड़ने लग गए कि भाई अब मैं ही राजा, मैं किसी की सुनूंगा नहीं। और वो आपस में क्या करने लग गए, लड़ाई करने लग गए, जिसकी वजह से ये जो झोऊ डायनेस्टी है क्या पड़ गई, कमजोर पड़ गई और धीरे धीरे क्या होने लगी, खत्म होने लगी। अब एक बात और याद रखियो कि इसी डायनेस्टी के टाइम पर ब्रॉन्ज के साथ साथ आयरन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा, यानी कि आयरन मेटल का भी यूज होने लगा और इसी को हम बोलते हैं आयरन एज। तो जब एनसीईआरटी में देखेगा तो ब्रॉन्ज एज के बारे में पढ़ेगा, वहां पर तो आयरन एज के बारे में पढ़ेगा। तो कंफ्यूज मत होना मेरे बच्चे, वो यहां पर मैंने बता दिया है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, झोऊ डायनेस्टी आपस में लड़ाई झगड़ा करके क्या हुआ, कमजोर होने लग गए। तो अब क्योंकि ये कमजोर हो चुके थे, तो अगली कहानी किसकी आई भैया, क्विन डायनेस्टी की। उसने क्या करा, इन सबको मार पीट के करा साइड और सब पे क्या कर लिया, कब्जा। और ये बहुत ही क्या था, पावरफुल था। तो इन्होंने क्या करा, फर्स्ट इंपीरियर ऑफ यूनिफाइड चाइना, इसने पूरे चाइना को एक कर दिया कि अब ये कोई लोकल वोकल नेता पेता राजा वाजा नहीं होंगे, सबका मालिक एक होगा। इसने क्या करा, पूरे चाइना को एक कर दिया। इसके बाद चाइना वाज पॉलिटिकली यूनिफाइड अंडर द वन रूलर। अब चाइना सिर्फ एक, इनका जो राजा था क्विन शी हुआंग, राजा का नाम है क्विन शी हुआंग, इसी राजा के अंडर पूरा कंट्रोल में था पूरा चाइना उस वक्त, ठीक है। पहले टुकड़ों में बटा था ना, इसने सबको एक कर दिया। अब यहां पर क्या था, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, सारी पावर सेंटर के पास थी। अब यहाँ छोटी छोटी जगहों पे बटी नहीं थी, क्योंकि उसने सारी पावर इसने अपने पास ही रखी थी। और इसने एक बहुत अच्छा काम क्या करा कि चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी इलाके में चीज़ें अलग तरीके से चल रही हैं, कहीं पर अलग तरीके से चल रही हैं। अगर कोई चीज़ नापनी है, मेज़र करना है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही रूल होगा कि भैया सबको एक ही नज़र से देखा जाएगा। अगर हम चीज़ों को मीटर में नाप रहे हैं तो हर जगह मीटर में ही नापा जाएगा, लोकल इलाके अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इनके पहले वाले जो लोग थे झोऊ और सांग के टाइम पे, छोटे छोटे अपने एरिया चल रहा था लोगों का, छोटा राजा, ये राजा, सब अपने अपने राजा थे। तो सबको अपना राज्य बचाना था, तो सब ने क्या करा था, नॉर्थ वाली साइड पे अपनी छोटी छोटी ऐसे दीवारें बना रखी थी, ताकि जब उस तरफ से कोई दुश्मन आए तो वो बच जाए। तो क्विन ने क्या करा, उन सारी दीवारों को जोड़ दिया, समझना, क्विन ने क्या करा, उन सारी दीवारों को जोड़ दिया और फाइनली क्या इसमें नहीं है क्या, और फाइनली बनी क्या, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। यहां पर पॉइंट मेंशन नहीं है क्या यार, हाँ है तो ग्रेट वॉल, ठीक है, यहां पर मेंशन है। इसके बाद इन्होंने बेसिकली क्या करा, फाउंडेशन ऑफ द यूनिफाइड एम्पायर। क्विन डायनेस्टी में एक बेस रख दिया गया था यूनिफाइड चाइना के एम्पायर का। अब इसके आगे की कहानी, आगे की गद्दी संभाली किसने भैया, हान डायनेस्टी ने। हान डायनेस्टी ने कुछ नहीं करा, जो क्विन ने जहां पर छोड़ा वहीं से इसे आगे बढ़ाया, चीजों को और ज्यादा पावरफुल करा। तो हान डायनेस्टी ने क्या करा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायनेस्टीज ऑफ द एंशिएंट चाइना। ये एंशिएंट चाइना की सबसे ग्रेटेस्ट डायनेस्टी थी, सबसे ज्यादा क्या थे, पावरफुल थे, सबसे बहुत ज्यादा पावरफुल एम्पायर थे। इन्होंने क्या करा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड द एक्सपेंशन ऑफ द स्ट्रेंथ चाइना। पहली बात तो इनके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, ऐसा नहीं था कि इन्हें डर था कि सत्ता चली जाएगी, कोई आएगा इन्हें मार के चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। ये अपनी टेरिटरी को बढ़ाते ही जा रहे थे, कब्जा करते जा रहे थे। इनके पास एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब
टॉप पर कोई बैठा है, फिर उसके नीचे कोई मंत्री, फिर उसके नीचे कोई, फिर उसके नीचे कोई, मतलब ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, सब पूरा बटा हुआ था पूरा सिस्टम, जिससे काम एक बहुत अच्छे से तरीके से हो सके। अब जो इस डायनेस्टी की सबसे खास बात है जो तुमसे पूछा जाएगा कि हान डायनेस्टी के अंदर क्या था, सिल्क का प्रोडक्शन होता था। सिल्क वही रेशम, ठीक है। अब सिल्क का प्रोडक्शन होता था तो सिल्क यहां से दूसरी जगहों पर बेचा जाता था और वहां से कुछ सामान यहां पर लाया जाता था। तो जिस रास्ते से बेचा जाता था, बेसिकली क्या था, नाव नहीं थी, कुछ नहीं था, ऊंट के जरिए से सिल्क को वहां से कहीं दूसरे देश में भेजा जाता था, वहां से यहां पर लाया जाता था। उसे बोलते हैं सिल्क रूट। क्या बोलते हैं? सिल्क रूट। तो अब ये मत समझना कि सिल्क रूट में सिर्फ सिल्क जा रहा है, वहां से कोई दूसरा सामान यहां पे आ रहा होगा, नहीं। सिल्क रूट के जरिए सिर्फ सामान एक्सचेंज नहीं हो रहे थे, लोगों की सोच भी एक्सचेंज हो रही। सोचो यहां से कोई दूसरी जगह गया, अब वो देखेगा ना, यार वहां के लोग ऐसे रहते हैं, अच्छा ये खाना खाते हैं, अच्छा ऐसे करते हैं। अब जो यहां पर आएगा चाइना में, उसने चाइना के लोगों को देखा, अरे यार ये लोग ऐसे रहते हैं, ऐसे करते हैं, हम भी ऐसे करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सोच भी एक्सचेंज हो रही थी, लोगों के ट्रेडिशंस भी, विचार भी क्या हो रहे थे, बदल रहे थे सिल्क रूट के जरिए। तो हमें यहाँ पर हान डायनेस्टी के अंदर क्या देखने को मिलता है, ट्रेड एंड कल्चर का भी एक्सचेंज देखने को मिलता है। ये पूरी कहानी खत्म हुई किसकी, चाइनीज सिविलाइजेशन की। अब थोड़े थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो देख भाई, चाइनीज सिविलाइजेशन की बात करें तो चाइनीज सिविलाइजेशन राइटिंग, आर्ट एंड टेक्नोलॉजीज, क्या क्या खास बातें थी। जैसा कि मैंने बताया, चाइनीज सिविलाइजेशन लिखना तो जानते ही थे, इनकी अपनी लैंग्वेज थी। जैसे अपन ABCD पढ़ते थे ना, तो ऐसे इनकी अपनी लैंग्वेज थी, और ये लिखते किसके ऊपर थे, हड्डियों के ऊपर, ऑरिकल्स के ऊपर लिखते थे, मैंने बता दिया था। तो ये ऑरिकल बॉन्स के ऊपर लिखते थे। इनके पास, इसके हमारे पास बहुत सारे हिस्टोरिकल सोर्स भी हैं, ठीक है। ये क्या लिखा, लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट, मतलब इनके अपने सिंबल्स हुआ करते, जैसे अपने पास ABCD है ना, इनके भी अपने बहुत सारे सिंबल्स हुआ करते थे, जिसके क्या करते थे, राइटिंग में जिसका यूज किया करते थे। बात करें चाइनीज आर्ट एंड टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पर एक वर्ड आता है जेडे, जो भी बोलना चाहो। ये एक हरे रंग का पत्थर होता था जिसकी बड़ी मान्यता थी, लोग इसे बड़ा अच्छा मानते थे, जैसे अपने आता शुभ मानते थे, भगवान का प्रतीक मानते थे, ठीक है। अब लोग क्या करते थे, स्टोन को ऐसे तराश के उससे ढेर सारी चीजें बनाते थे, है ना, मंदिर में मूर्ति बना दी, बहुत ऐसे ढेर सारे काम करते थे, ठीक है। ब्रॉन्ज मेटलर्जी, मतलब ब्रॉन्ज मेटल का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटी मोटी चीजें, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें ये लोग बनाते थे। इसके अलावा एडवांस क्राफ्टमैनशिप थी, यानी कि यहाँ पर जो पोट्री कह रहा हूँ, जो मटके वगैरह बनते थे, कपड़े वगैरह बनते थे, बहुत एडवांस लेवल पर इनका काम होता था, ठीक है। ये क्या था, चाइनीज राइटिंग, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। अगला क्या है भाई, चाइनीज सोसाइटी एंड इकोनॉमी। अब देख, चाइनीज सोसाइटी की बात करूं कि उनकी सोसाइटी में कौन कौन रहता था। देख यार, मेरी एनर्जी हो गई थोड़ी सी डाउन, मुझे पता आवाज आ रही होगी थोड़ी कम, मैंने तुम्हें बता दिया रात के बज गए 2, ठीक है। आज के लेक्चर में बिल्कुल सेटिस्फाइड हो नहीं, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, मेरा फ्लो बिल्कुल है नहीं, बस मैं तुम सबकी डिमांड की वजह से किस तरह अपलोड कर रहा हूँ। और अगर तुमने बोला कि नहीं समझ आया तो मैं कह रहा हूँ मैं फिर से अपलोड कर दूंगा लेक्चर, तुम लोड मत लेना, ठीक है, बस बोल देना, ठीक है। अभी तुम्हारा पेपर वेपर चल रहा है, तुमने बहुत डिमांड करी थी और मेरे कॉलेज के चक्कर बहुत कट रहे हैं, इसकी वजह से मैंने जल्दी में ऐसा कर दिया है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि भैया ऐसे पढ़ा के निकल गए, बस यार तुम्हारा पेपर है इसलिए मैं जल्दी से अपलोड करके तुम तक भेजना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब बात करें किसकी, चाइनीज सोसाइटी की, मतलब वहां पर कौन कौन, जैसे अपने यहाँ भाई डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत स्टूडेंट, टीचर ऐसे रहते हैं। वहां कौन रहता था, पहला था इंपीरियर, मतलब राजा, जो वहां पे सब कुछ करता है। फिर तो ऑफिशियल्स, जो सारा काम धाम संभालते थे। फिर होते थे फार्मर्स, भैया जो खेती बाड़ी करते थे। फिर क्या थे, आर्टिस्टियंस थे, जो टूल्स वगैरह बनाते थे, सिल्क बनाते थे, और ढेर सारी चीजें बनाते थे। फिर थे मर्चेंट्स, जो ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, सामान को यहाँ से वहां लेके जाते थे। ये थी इनकी सोसाइटी। अब बात करें चाइनीज इकोनॉमी की, पैसा कहाँ से आता था भैया, पैसा आता था खेती से, एग्रीकल्चर से, पैसा आता था क्राफ्ट प्रोडक्शन से, चीजें बनाते थे ना, मेटल बना रहे हैं, मटके बना रहे हैं, बर्तन बना रहे हैं, सिल्क बना रहे हैं, ठीक है। ट्रेड करते थे, सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाते थे। अब इन्होंने एक खास काम क्या करा, इन्होंने सोचा यार मैं सामान के बदले सामान कब तक एक्सचेंज करूंगा। इन्होंने अपना कॉइन सिस्टम लॉन्च करा, इन्होंने अपने बनाए मेटल कॉइन्स, जिससे कि ट्रेड और ज़्यादा अच्छा बेहतर हो सके। और इन्होंने अपने रखे एजुकेटेड ऑफिशियल्स, ताकि जो ट्रेड उसमें धांधली ना हो, पढ़े लिखे लोगों को बैठाया। तो ये सारी कहानी थी किसकी, चाइनीज सोसाइटी एंड इकोनॉमी की, ठीक है। तो यहाँ पर भाई चैप्टर हो गया है खत्म। अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज के थोड़े थोड़े सवाल हैं, फटाफट कर लेते हैं उसे खत्म, ठीक है। तुम्हारी जो भी क्वेरी होगी यार बताना मुझे, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, यूट्यूब कमेंट में जो भी दिक्कत आएगी मुझे बताना, मैं देखूंगा उसे। तो भैया एक्सरसाइज का पहला सवाल क्या है, डू यू थिंक लाइफ बिकम ईजियर और मोर चैलेंजिंग आफ्टर ह्यूमन स्टार्टिंग फार्मिंग, गिव 2 रीजंस। कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि लाइफ आसान हो गई या और ज्यादा मुश्किल हो गई जब से इंसान खेती करना शुरू कर चुका। मतलब पहले तो भाला लेकर जंगल में शिकार करता था, जब उसने खेती करना शुरू कर दिया तो लाइफ आसान हुई या टफ हो गई। देख इसके आंसर दोनों हो सकते हैं, आसान भी हुई टफ भी हुई। कैसे, जब उसने खेती करना शुरू करा
तो उसे कंटिन्यूसली खाना मिला, यानी फूड की सप्लाई मिली, ठीक है। लेकिन इससे दिक्कत क्या आई, उसे अच्छा एक और फायदा हुआ, उसे परमानेंट सेटलमेंट मिल गया, उसका एक परमानेंट घर हो गया, उसे जगह जगह बार बार घर को चेंज नहीं करना पड़ता। लेकिन नुकसान क्या हुआ भाई कि उसे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता था खेतों में, उसे पानी का इंतजार करना पड़ता, सिंचाई करनी पड़ती थी। वरना पहले क्या था, मस्त भाला उठाया, जंगल में ये मारा, शिकार हो गया, खा लिया, मस्त सो रहे हैं, ठीक है। तो फायदा भी है और साथ में क्या है, नुकसान भी है। दूसरा सवाल क्या था, द इन्वायरमेंट ऑफर्स ह्यूमन सोसाइटीज बोथ अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज चैलेंजेस, एक्सप्लेन विद द रेफर। अब देखो बोला है कि जो इन्वायरमेंट है, हमारे आसपास का जो नेचर है, जो ये सिविलाइजेशंस थी, इन्हें सोसाइटीज़ को फायदा देता है तो साथ में नुकसान भी देता है। हमें एग्जाम्पल से बताना है तो देख, जो ये नदियाँ थी, सारी सिविलाइजेशन कहाँ बसी, नदियों के किनारे। अब नदियों से फायदा तो होता है, पानी आता है, सिंचाई होती है, फर्टाइल सॉइल मिलती है, लेकिन नुकसान भी तो है ना। अगर बाढ़ आ जाए तो सारी फसल बर्बाद, सूखा पड़ जाए तो सारी फसल बर्बाद, ठीक है। तो फायदा भी है और साथ में क्या है, नुकसान भी है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, व्हाई डू हिस्टोरियंस डिवाइड अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री इनटू डिफरेंट एजेस। अब तुमने पढ़ा ना, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, दुनिया भर की एज पढ़ी, तो पूछा उसे क्यों ऐसे डिवाइड किया गया है। व्हाट डज दिस क्लासिफिकेशन टेल अस अबाउट ह्यूमन प्रोग्रेस। और ये जो क्लासिफिकेशन हमें क्या बताता है, देख भाई, हमें बताता है कि समय के साथ इंसान डेवलप होता गया और उसने अलग अलग तरीके से मेटल्स का इस्तेमाल किया और वो अलग अलग आगे आगे धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलप ही होता चला गया। यही यहाँ पे लिखा है, हिस्टोरियंस डिवाइड हिस्ट्री बेस्ड ऑन द मटेरियल्स पीपल यूज टू मेक टूल्स, कि इन्होंने हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया कि कैसे किस टाइम पर क्या यूज किया जा रहा है। पत्थर का यूज किया जा रहा था, स्टोन एज, ब्रोंज का यूज किया जा रहा था, ब्रोंज एज, आयरन का यूज किया जा रहा है तो आयरन एज। अब इन्होंने बोला कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट, दिस टेल्स दैट ह्यूमन नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूव्ड ओवर द टाइम। यार गला बैठ रहा है मेरा। ये हमें बताता है कि जो इंसान की नॉलेज है धीरे धीरे समय के साथ क्या है, वो और ज़्यादा बेहतर होती चली गई है। अगला सवाल क्या है, इमेजिन यू आर अ नियोलिथिक फार्मर, डिस्क्राइब वन डे ऑफ योर लाइफ, व्हाट चैलेंजेस वुड यू फेस डेट अ हंटर गैदर वुड नॉट। कह रहा है कि मान लो तुम नियोलिथिक टाइम के फेज में चले गए, यानी स्टोन एज में चले गए, नियोलिथिक एरा में, ठीक है, उस वाले समय में चले गए, ठीक। बोला है कि बताओ तुम्हारे सामने क्या क्या चैलेंजेस आएंगे जो हंटर गैदर्स के सामने नहीं आता। देख वही बात है, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा भैया, खेतों में करना पड़ेगा काम, अपने खेतों में, और वहीं पर जो तुम्हें काम करना पड़ेगा, अपने एनिमल्स को बचाना भी पड़ेगा, ठीक। सूखा आ गया तो फसल बर्बाद, बाढ़ आ गई तो फसल बर्बाद। वही जो हंटर गैदर्स थे, चाहे बाढ़ है चाहे सूखा, उन्हें क्या मतलब है, उन्हें तो जानवर मारना है, खा लेना है, सो जाना है, ठीक है। तो ये सारा क्या था, इसका आंसर था। आंसर लिखा हुआ यार, पढ़ लेना, ठीक है। गला बैठ रहा तो ज़्यादा देर में बोल पाऊंगा नहीं, जल्दी में खत्म करना चाहता हूँ। आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, मैनेज कर लेना, ठीक है। मैं बाकी एडिटिंग में आवाज़ बढ़ा दूंगा। इमेजिन डैट द हरप्पन स्क्रिप्ट गेट्स डेसिफर्ड है ना, हाँ ठीक है, टुमारो व्हाट न्यू इन्फॉर्मेशन टाइप डू यू। देख बोला है कि जो हरप्पन स्क्रिप्ट है, मैंने कहा था उसे डिकोड नहीं किया गया, अभी हम पढ़ नहीं पाए। क्या हो कि अगर कल हम उसे पढ़ ले, उसे डिकोड कर ले, तो उससे क्या होगा, उससे भाई हमें ढेर सारी नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा। हमें पता चलेगा हरप्पन के लोग कैसे ट्रेड करते थे, क्या और बहुत सारी चीज़ें जो हमें उस टाइम की पता चल जाएंगी। अगला सवाल क्या था, प्रिपेयर अ टेबल विथ 3 कॉलम्स, पेरियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। यार तो बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, यहाँ पर इनके सारे डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, तुम्हारे सामने आंसर है, इसे फटाफट देख लेना, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली बट शेयर्ड कॉमन। अब बोला है जितने भी ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, अब तुमने देखा ना, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, सारी कहाँ है, ब्रोंज एज के टाइम पर ही हुई। इन्होंने कुछ सिमिलरिटी भी तो शो करी थी, क्या कि सब नदी के किनारे बसी, सब में एग्रीकल्चर खेती हुई, अनाज बहुत ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, परमानेंटली सेटल होते चले गए। यही सब क्या होगा, इसका आंसर होगा। आगे क्या है, ऑल द रिवर्स प्रोवाइड मेनी बेनिफिट्स बट ऑल्सो क्रिएटेड। अब कि जो रिवर्स है वो हमें फायदा तो देती है, लेकिन साथ में कुछ नुकसान भी देती है। तो क्या देती है भाई, वही है, बाढ़ आ जाएगी, सूखा पड़ जाएगा तो हमारी फसलें क्या हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। ये इसका आंसर है। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर फाइंड मोर अबाउट द कोड ऑफ हेम्बुराई। अब देखो हेम्बुराई, मैंने तुम्हें बताया था ना, जो बेबीलोनियंस थे उस टाइम के जो राजा थे, इन्होंने अपने कुछ लॉस बनाए थे, उसे ही कहते हैं कोड ऑफ हेम्बुराई। तो ये मैंने इसका आंसर लिख दिया, भाई साहब देख लेना, ठीक है, पढ़ लेना। यार जल्दी खत्म करना चाह रहा हूँ, मुझसे बोला जा नहीं रहा है, ठीक है। तो इफ यू हैड टू चूज वन मेजर इनोवेशन फ्रॉम अर्ली सिविलाइजेशन दैट, अब बोला है कि अर्ली सिविलाइजेशन से अगर तुम्हें कोई एक मेजर इनोवेशन चूज करनी जिसने सब कुछ बदल दिया, तुम्हारे हिसाब से क्या होगा। भैया मैं तो चुनूंगा राइटिंग को, क्योंकि राइटिंग ने चीजों को बदल दिया, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में। अगर लोगों ने ना लिखा होता इतना सब, तो हमें आज उनके बारे में पता ही नहीं चलता।
ठीक है। तो राइटिंग वो इनोवेशन थी जिसने चीजों को बिल्कुल बदल के रख दिया। अगला सवाल है, कंपेयर द सोशल हायरार्की एंड द डेली लाइफ ऑफ द पीपल इन द इजिप्टियन सिविलाइजेशन विद दोज मीजो। अब देख यार, ये सवाल तो बिल्कुल आसान है। अब तुम्हें क्या करना है, इसका तीनों सिविलाइजेशन है उनकी, उनमें जो सोसाइटीज थी उनका क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो जाओ थोड़ा सा रिवीजन करो पुरानी स्लाइड्स में, देखो कि कौन कौन सोसाइटीज थी, कैसे कैसे क्या था। बाकी मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया है, तुम चाहो तो देख सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर जो दोनों क्वेश्चन है ये एक्टिविटी के सवाल है, आंसर भी लिख दिया है, साइड में मैंने वहाँ पर मैप भी दिखा दिया है। तो ये तो तुम्हें कॉपी बनाना पड़ेगा, और ये मैंने मैप में यहाँ पे दिखा ही दिया है। थोड़ा गला भी बैठ रहा है, सामने कैमरा की लाइन पे ब्लिक ब्लिक कर रही है, मतलब कैमरा एक बार फिर से बैठने वाला है। तो यहीं पर चैप्टर करते हैं खत्म। देख मेरे भाई, मैंने तुझे बता दिया, मैं गया हुआ था हिसार, मेरी तबीयत है थोड़ी खराब, बट तुम सबकी डिमांड थी भैया चैप्टर 4 करा दो, पेपर है। तो मैं आया हूँ, रात के 2 बजे लेक्चर रिकॉर्ड किया है, एनर्जी बिल्कुल नहीं है शरीर में, बुखार था, मेरा नेचुरल फ्लो आज मुझे मिला नहीं है, बट फिर भी मैंने लेक्चर अपलोड करना है क्योंकि आप सबका पेपर है। अगर कोई भी दिक्कत आएगी लेक्चर के रिगार्डिंग, भाई ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब पे कमेंट करो, कोई पार्ट नहीं समझ आया है तो मैं तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई दूंगा। हाँ, इस बार मैं थोड़ा लेट हूँ तुम्हारे कमेंट्स का रिप्लाई देने में, बिकॉज मैं कहीं बाहर था। अब तुम कमेंट करोगे तो शायद मैं तुम्हारा रिप्लाई अच्छे से दे पाऊंगा। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत आएगी तो कमेंट करना। बहुत ही जल्द एसएसटी का रैपिड रिवीजन लेके आ रहे हैं, शायद 1 या 2 चैप्टर बचे हैं एसएसटी के, पूरी एसएसटी खत्म हो जाएगी, एसएसटी का भी रैपिड रिवीजन आएगा। और हाँ, आप लोग मैथ्स के लिए कमेंट कर रहे थे, तुम्हारा भाई ही मैथ्स पढ़ाता है, मैथ्स के भी सारे चैप्टर बहुत ही जल्द करा दूंगा यार। 4 चैप्टर करवा चुका हूँ, 4 जो चैप्टर बचे वो भी करवा दूंगा, उसका भी रैपिड रिवीजन लेके आऊंगा। देख यार, बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, आप सबकी डिमांड आती है, लेकिन इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं कि अंदर से एनर्जी मिलती है, नहीं यार करना है बच्चों के लिए, पढ़ाना है। इसीलिए तो रात के 2:30 बजे जाग के पढ़ा रहा हूँ, हिम्मत नहीं है, गला बैठ गया है, कैमरे तक की बैटरी खत्म हो गई है, लेकिन पढ़ा रहा हूँ ना। क्यों? क्योंकि आप सबका प्यार है। ठीक है, तो चलो भाई चलते हैं आज के लिए, अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में। ठीक है, शायद कल मिलेंगे एक बार फिर किसी रैपिड रिवीजन, कोई रैपिड रिवीजन पक्का लेके आ रहा हूँ। ठीक, कोई एक वीडियो तो आएगी कल तुम्हारे साथ। ठीक है, चलो भाई चलते हैं, फिर मिलेंगे अब अगली वीडियो में।